विश्व युद्ध दवाई के दौरान हवाई अभियान की कहानी बड़े पैमाने पर बम वर्षकों के विशाल समूहों के इर्द गिर्द घूमती है, जो सैकड़ों या हजारों टन बमों को नीचे जमीन पर गिराते हैं ताकि दुश्मन को पूरी तरह से तबाह करने का प्रयास कर सकें। चालक दल के उत्कृष्ट प्रयासों के बावजूद 15,000 फीट की ऊंचाई से बम गिराने से कई बार निर्धारित लक्ष्य चूक गए, जिससे उन्हें अक्सर बेरोजगार और मौत का सामना करना पड़ा। सैन्य कमांडरों ने इसे पूरे शहरों को निशाना बनाकर हल किया, लेकिन जब जहाजों को निशाना बनाने की बात आई तो इस तरह से सफलता प्राप्त करना लगभग असंभव था। हालांकि जर्मनी में एक प्रतिभाशाली युवा इंजीनियर ने बम पर से भाग्य का नियंत्रण हटाने और जर्मनी को एक महान शक्ति और अभूतपूर्व सटीकता का हथियार देने की दिशा में देखा। ये कहानी है युद्धपोत रोमा के डूबने और सटीकता से निर्देशित हथियारों के जन्म की, जिन्हें आजकल आमतौर पर स्मार्ट बम के रूप में जाना जाता है। विश्व के युद्धों में आपका स्वागत है। इकतीस अक्टूबर 1922 को बेनितो मुसोलिनी इटली में सत्ता में आए। उन्हें राजा इमैनुएल तीसरा द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मुसोलिनी की राष्ट्रीय फांसीवादी पार्टी के हजारों समर्थकों द्वारा रोम पर मार्च के बाद आने वाले वर्षों में मुसोलिनी ने यूरोप की बड़ी चिंता और एक यूरोपीय तानाशाह के सामने अपने कार्यालय का उपयोग किया विरोधियों पर कठोर कानून लागू करने के लिए, जिससे वह अपने देश के निर्विवाद नेता बन गए, इससे पहले कि वह अपनी मातृभूमि का विस्तार करना शुरू करें। मुसोलिनी की महत्वाकांक्षाएं रोमन साम्राज्य की पुनर्स्थापना पर केंद्रित थीं। उन्होंने 20वीं सदी के रोम की कल्पना की, जिसका प्रभाव यूरोप और अफ्रीका में था। लेकिन जाहिर है कि इससे उन्होंने ब्रिटेन और फ्रांस के आधुनिक साम्राज्यों के साथ, जिनकी रुचियां भूमध्य सागर में थीं, विरोध कर दिया, जो दो महाद्वीपों को अलग करता है। विश्वास करते हुए कि इटली को भूमध्य सागर की प्रमुख शक्ति बनने का दैवीय अधिकार है, सत्ता में आने के एक वर्ष से कम समय में उन्होंने लीबिया में विद्रोही जनजातियों के विद्रोह को कुचलने के लिए सैनिकों को आदेश दिया। फिर उसी वर्ष बाद में एक इतालवी जनरल, जो ग्रीस और अल्बानिया के बीच एक समझौता कराने की कोशिश कर रहा था, विवादित सीमा के पास मारा गया। हालांकि अपराधियों की पहचान अज्ञात है, यह तथ्य कि यह ग्रीक क्षेत्र में हुआ, मुसोलिनी ने उन्हें दोषी ठहराया और इतालवी नौसेना और वायुसेना को ग्रीक द्वीप कोर्फू पर बमबारी करने और 10,000 सैनिकों को उतारने का आदेश दिया। प्रथम विश्व युद्ध के अंत के 5 साल से भी कम समय में यूरोप में कई लोगों को लगा कि मुसोलिनी के सत्ता में आने के साथ वे पहले से ही एक और बड़े यूरोपीय संघर्ष के कगार पर थे। अंततः आधुनिक संयुक्त राष्ट्र के पूर्ववर्ती राष्ट्र संघ द्वारा किए गए वार्तालापों का परिणाम एक प्रस्ताव में हुआ, जिसने भारी रूप से इटली का पक्ष लिया, यदि केवल मुसोलिनी को संतुष्ट करने और एक बड़े यूरोपीय युद्ध को टूटने से रोकने के लिए। लेकिन इतिहास के काल ने यह सिखाया है कि समझौता केवल आक्रमणकारी को अधिक आक्रामक बनाता है। जैसे ही मुसोलिनी ने अपने विस्तार को बाहर की ओर जारी रखा, ब्रिटिश और फ्रेंच नौसेनाओं ने इतालवी खतरों का सामना करने के लिए अपने नए युद्धपोतों को तैयार करना शुरू किया, जिसने केवल मुसोलिनी को उन नए जहाजों का मुकाबला करने के लिए जहाज बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। हथियारों की दौड़ शुरू हो गई थी, जिसका इनाम भूमध्य सागर का नियंत्रण था। 1932 में फ्रेंच नौसेना ने 2 तेज युद्धपोतों का निर्माण शुरू किया, जिनका उद्देश्य इटली के भारी क्रूजरों और जर्मनी के नए ड्यूशलैंड श्रेणी के पॉकेट युद्धपोतों का मुकाबला करना था। डंकर्क और स्ट्रासबर्ग नामक जहाज मुसोलिनी के क्रूजरों को न सिर्फ गोलीबारी में हरा सकते थे, बल्कि उनकी गति से भी मिलते जुलते थे, जो पहले सिर्फ युद्धपोत को अनुकूल नहीं होने वाली स्थिति से बचने के लिए मिलता था। 2 फ्रेंच युद्धपोतों के निर्माण की जानकारी प्राप्त कर मुसोलिनी ने इटालियन नौसेना से एक प्रतिक्रिया विकसित करने की मांग की, गुणवत्ता और मात्रा दोनों में।
इसलिए 1934 में इटालियन शिपयार्ड्स ने फ्रेंच के समकक्ष 4 नए युद्धपोतों का निर्माण शुरू किया। अंततः 4 में से केवल 3 जहाज पूरे हो पाए, जिसमें 6 मई 1940 को विटोरियो सेवा में प्रवेश करने के 9 दिन बाद विटोरियो वेनेटो ने प्रवेश किया। तीनों जहाजों में से अंतिम जहाज को एक संशोधित डिजाइन के अनुसार 14 जून 1942 को पूरा किया गया, जिस समय तक इटली पूरी तरह से मित्र राष्ट्रों के खिलाफ युद्ध में उलझ चुका था। ये जहाज मित्र राष्ट्रों के लिए एक बहुत ही वास्तविक खतरा थे और रॉयल नेवी ने लिटोरियो और विटोरियो वेनेटो दोनों को भूमध्य सागर में कई बार चलते फिरते युद्धों में लगाया, विशेष रूप से ब्रिटिश क्षेत्र माल्टा के आसपास। 12 नवंबर 1940 को दोनों जहाज तारंतो के बंदरगाह में थे जब रॉयल नेवी के फ्लीट एयर आर्म ने फेरी स्वॉर्डफिश द्विपंखी विमानों का उपयोग करते हुए टॉरपीडो और बम लेकर एक शानदार आश्चर्यजनक हमला किया। इटालियन सतही बेड़े को एक शक्तिशाली हड़ताल में नष्ट करने का प्रयास किया। विटोरियो वेनेटो उन चंद जहाजों में से एक साबित हुआ जो बिना किसी नुकसान के बच निकला, लेकिन विटोरियो इतना भाग्यशाली नहीं था। उसे 1760 पाउंड के टॉरपीडो से 2 हिट लगे। युद्धपोत जल्दी पानी से भरकर बंदरगाह के तल पर आराम करने से पहले कई मीटर नीचे डूब गया। पतवार में छेदों के बावजूद अधिकांश उपकरण और मशीनरी बच गई थी और अगले वर्ष मार्च तक जहाज की मरम्मत हो गई और वह कार्रवाई में वापस आ गया। आने वाले महीनों में कमजोर इतालवी नौसेना ने बढ़ती हुई श्रेष्ठ सहयोगी नौसेना और वायुसेना के साथ तीव्र युद्ध लड़े और दोनों जहाजों को बार बार क्षति पहुंचाई गई। इसलिए कुछ राहत के साथ जब 1942 में युद्धपोत वर्ग का तीसरा जहाज पूरा हुआ, इतालवी नौसेना के कमांडर नए जहाज के लिए उत्सुक थे कि वह फंसे और उम्मीद है कि सहयोगियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाले, जिसमें अब अमेरिकी युद्धपोतों की बड़ी संख्या शामिल थी। नए जहाज का नाम रोमा रखा जाना था, इतालवी राजधानी और प्राचीन साम्राज्य के घर के सम्मान में, जिसे मुसोलिनी पुनः स्थापित करना चाहते थे। नई इतालवी ध्वजपोत के रूप में अपनी जगह लेते हुए रोमा और इसकी 2 बहनें 12 नवंबर 1942 को तारंतो से नेपल्स के बंदरगाह में चली गईं, उत्तरी अफ्रीका में उतर रहे सहयोगी बलों पर हमला करने की तैयारी में, जो अंततः इतालवी और जर्मनों को महाद्वीप से निकालने के लिए धकेल रहे थे। ये 3 युद्धपोत इतालवी समुद्री शक्ति की चरम सीमा का प्रतिनिधित्व करते थे और देखने में एक भव्य दृश्य थे। वे सहयोगी पनडुब्बियों के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य भी थे। अपने नए बेस पर जाते समय उन्हें रॉयल नेवी यू क्लास पनडुब्बी HMS उम्ब्रा द्वारा देखा गया, जिसने एक असफल टॉरपीडो हमला शुरू किया। हालांकि युद्धपोतों के स्थान और दिशा की रिपोर्टिंग करके सहयोगियों को अब पता चल गया था कि वे चल रहे थे और उनका उद्देश्य स्पष्ट था। नेपल्स डॉक के दौरान अमेरिकी बमवर्षकों ने बंदरगाह पर हवाई हमला किया, जिसमें नई रोमा को एक B-17 फ्लाइंग फोर्ट्रेस द्वारा गिराया गया कवच भेदी बम हिट लगा। रोमा के लिए सौभाग्य से बम टकराने पर विस्फोट नहीं हुआ और इसके बजाय इसकी पार्श्व दिशा में यह जहाज के किनारे से होकर गुजरा और पानी में विस्फोट हुआ। इससे अभी भी नुकसान हुआ और एक और नजदीकी बम विस्फोट के साथ मिलकर रोमा में कुछ 2350 टन पानी भर गया। लेकिन तारंतो में लिटोरियो की तरह रोमा बच गया और मरम्मत जल्दी से की गई। कुछ महीनों बाद एक और हवाई हमले में रोमा फिर से हिट हुआ, लेकिन इसके भारी कवच ने इसे गंभीर क्षति से बचाया। यह सभी के लिए स्पष्ट हो रहा था कि 3 युद्धपोत, चाहे समुद्र में हों या बंदरगाह में स्थिर हों, मारना बहुत मुश्किल साबित हो रहा था। एक 1936 और 1939 के बीच लड़ा गया स्पेनिश गृह युद्ध विश्व युद्ध द्वितीय के प्रारूप था, जहां इटली और जर्मनी ने अपने सहयोगी फ्रांसिस्को फ्रैंको को सैनिक सहायता दी। इसने उन्हें नए हथियारों का परीक्षण करने और ब्रिटेन और फ्रांस से संघर्ष की रणनीति को परिपूर्ण करने का अवसर दिया। संघर्ष के दौरान जर्मन युद्ध अनुभव से पुष्टि हुई एक सीख यह थी कि एक स्तरीय बम वर्षक जैसे कि एक डोर्नियर या हेंकेल से जहाज को निशाना बनाना पर्याप्त मुश्किल था। जब जहाज स्थिर नहीं होता था, लेकिन जब वह चल रहा होता था
तो सीधे हिट के समर्थन में एकल निर्णायक कारक अक्सर पुराने जमाने का भाग्य होता था। उथल्ले गोते, भारी बम जो अपने लक्ष्य से कम भटकते थे, और हल्के बम के निम्न ऊंचाई पर हमले, सभी ने समस्या कम करने में मदद की, पर सभी के अपने नुकसान भी थे। और बेशक जहाजों पर लगाए जा रहे विरोधी विमान तोपों की लगातार बढ़ती संख्या से खतरा कभी भी नकारा नहीं जा सकता था। इस बीच नाजी जर्मनी में वापस हिटलर का विमानन उद्योग अपने फ्यूहरर की यूरोप और उससे आगे सैन्य प्रभुत्व की लालसा को संतुष्ट करने के लिए नए, बेहतर और अधिक उन्नत विमान बनाने के लिए उन्माद में था। फलस्वरूप निर्माताओं की हमेशा उस प्रतिभाशाली इंजीनियर की खोज रहती थी जो हिटलर को आकर्षित करने वाला अगला हथियार विकसित करने में मदद कर सके और उन्हें लाभकारी उत्पादन संविधा प्रदान कर सके। डॉक्टर मैक्स क्रेमर, एक इंजीनियर जिनका जन्म 8 सितंबर 1903 को कोलोन में हुआ था, 1930 का दशक तक यह अपेक्षाकृत युवा इंजीनियर पहले ही एरोडायनामिक्स और विमान नियंत्रण सतहों के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध अधिकारी बन चुके थे। 1938 में जर्मनी के एरोस्पेस सेंटर में काम करते समय क्रेमर को एक प्रश्न का उत्तर देने का कार्य सौंपा गया था। क्या एक उच्च उड़ान विमान से गिराया गया बम को लक्ष्य पर निर्देशित किया जा सकता है? यह एक रुचिकर प्रस्ताव था जिसका समाधान क्रेमर ने त्वरित शुरू किया। उन्हें यह झांक था कि उन्हें बम के साथ शुरुआत करनी होगी और फिर उसे नियंत्रणीय एरोडायनामिक सतहों से जोड़ना होगा जो बम को लक्ष्य स्थल पर पहुंचाने में सहायक होगा। उन्होंने जल्द ही छोटे पंखों और बॉक्स पूंछ वाले बम का स्केच बनाया, जिसमें नियंत्रणीय स्पॉइलर थे जो हवा के प्रवाह को बदलकर बम की प्रक्षेप वक्र को बदल देते थे। अंत में क्रेमर ने 3 सेट एरोडायनामिक नियंत्रण स्पॉइलर प्रणालियों पर निर्णय लिया, जिनमें से 2 ने लॉन्च विमान में ऑपरेटर के नियंत्रण में पिच और यो अक्षों में दोनों में हथियार को नियंत्रित किया। तीसरा सेट अपने रोल एक्श को नियंत्रित करता और स्वचालित था, जिसे एक ऑन बोर्ड जायरो द्वारा नियंत्रित किया जाता था, जो बम को इसकी अंतिम उड़ान के दौरान स्थिर रखता था। लॉन्च विमान में स्थित एक रेडियो नियंत्रण लिंक के माध्यम से ऑपरेटर से निर्देशित हथियार को निर्देश मिलते थे, जिसका एरियल रिसीवर पूंछ में था। इस रेडियो लिंक का उपयोग करते हुए ऑपरेटर बम को इसकी प्रक्षेप वक्र में समायोजन करने के निर्देश दे सकता था। इसे लक्ष्य पर लॉक रखते हुए एक मार्गदर्शन विधि, जिसे आधुनिक सैन्य शब्दावली में मैनुअल कमांड टू लाइन ऑफ साइट या मैनुअल कमांड टू लाइन ऑफ साइट के रूप में जाना जाता है, तेजी से गिरते बम को ट्रैक करना और लक्ष्य पर मार्गदर्शन करना, यहां तक कि सबसे तेज नजर वाले वायु सैनिक के लिए भी कठिन था। इसलिए इसमें एक फ्लेयर जोड़ा गया था ताकि पायलट इसकी प्रगति को बेहतर तरीके से ट्रैक कर सके। क्रेमर की प्रणाली को अंततः PC 1400 बख्तरबंद भेदी बम में शामिल किया गया, जिसका वजन 1400 किलोग्राम था और इसका व्यापक रूप से मित्र देशों के विभिन्न जहाजों, जिनमें युद्धपोत भी थे, के खिलाफ उपयोग किया गया था। नए निर्देशित हथियार को कई नामों से जाना जाता था, लेकिन इसे अक्सर फ्रिट्ज एक्स के रूप में संदर्भित किया जाता है। पहले से ही फ्रिट्ज नामक PC 1400 एक्स को इसे अपने निर्देशित पूर्वज से अलग करने के लिए जोड़ा गया था। 1923 के शुरुआत तक कई जर्मन विमानों ने इस हथियार का व्यापक परीक्षण किया था। अंत में यह निर्णय लिया गया कि डॉर्नियर 217 नए हथियार के लिए सबसे उपयुक्त प्रक्षेपण मंच साबित होगा और लुफ्तवाफे में वाइकिंग्स के रूप में जाने जाने वाले KG-100 बॉम्बर विंग के सदस्यों ने हथियार उपलब्ध होते ही इसके साथ प्रशिक्षण शुरू कर दिया। परिणाम शानदार थे। सही प्रशिक्षण युक्त कुशल संचालक लक्ष्य के 15 मीटर के भीतर बमों को अर्ध समय में निर्देशित कर सकता था, वहीं 90% बम 30 मीटरी व्यास के अंदर लगे। ऐसे परिणामों ने यह सुनिश्चित कर दिया कि निशाना बनाए गए किसी भी जहाज को बड़ी क्षति होगी, जबकि बम वर्षक 3.5 मील दूर सुरक्षित था। युद्ध में हथियार का परीक्षण करने का समय था और इसलिए 21 जुलाई 1953 को जर्मनों ने इतिहास में पहले वायु से गिराए गए प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस का उपयोग करके हवाई हमला किया। अब तक मित्र देशों की सेनाएं सिसिली में उतर चुकी थीं और धीरे धीरे जर्मन और फासिस्ट इतालवी सेनाओं को बाहर निकाल रही थीं, कुछ मामलों में स्थानीय लोगों की सहायता से जो मुसोलिनी की शासन व्यवस्था का विरोध कर रहे थे। ऑपरेशन हस्की के नाम से प्रसिद्ध ब्रिटिश सेनाओं का एक प्रमुख उद्देश्य जनरल बर्नार्ड मॉन्टगोमरी के नेतृत्व में सिसिली के पूर्वी तट पर
ऑगस्टा हार्बर का कब्जा करना था, जिसमें वे 13 जुलाई को सफल हो गए। इसलिए जर्मनों ने अपने नवीनतम हथियारों का परीक्षण मित्र देशों के जहाजों पर हार्बर में युद्ध करने का निर्णय लिया, लेकिन परिणाम इतने अनुप्रासीय थे कि मित्र देशों को भी इसका अनुभव नहीं हुआ कि उन पर हमला किया जा रहा है। हालांकि थोड़ी देर बाद जर्मनों ने हेंशेल HS 299 हथियार का उपयोग ब्रिटिश विध्वंसक HMS एग्रेट के खिलाफ किया और स्पेन के उत्तर पश्चिम में स्थित जहाज को डुबो दिया। यह फ्रिट्ज एक्स जैसे निर्देशित तरीके से अपने लक्ष्य की ओर जाता था, लेकिन इसमें एक रॉकेट मोटर भी था जो बम को लॉन्चिंग विमान से तेजी से बढ़ाता था। एग्रेट का डूबना युद्ध में निर्देशित विरोधी जहाज मिसाइल के उपयोग की पहली घटना थी। इस हथियार की एक कमी फ्रिट्ज एक्स की तुलना में यह थी कि वॉरहेड काफी छोटा था, जिसका वजन केवल 299 किलोग्राम था। इसका मतलब यह था कि जबकि यह छोटे विध्वंसक हल्के क्रूजर या व्यापारी जहाजों के खिलाफ प्रभावी था, यह रोमा जैसे भारी कवच वाले युद्धपोतों के खिलाफ कम प्रभावी होगा, और इसलिए दोनों हथियारों का विकास जारी रहा। जर्मन इंजीनियर अपनी क्षमता साबित करने के लिए उत्सुक थे। मुसोलिनी ने एक बार भव्य युद्धों का सपना देखा था, जिसमें उनकी सेना शानदार विजय प्राप्त करेगी और 20वीं सदी का नया रोमन साम्राज्य बनाएगी, लेकिन वास्तविकता इससे कुछ भी नहीं थी। ब्रिटिश और ग्रीकों के खिलाफ उनके अभियान विफल थे और हिटलर की वेहरमाच्ट ने दोनों मामलों में उन्हें बचाया। इटली का सैन्य और औद्योगिक आधार आधुनिक संघर्षों की तनाव को सहन करने में सक्षम नहीं था। हिटलर ने अब उनसे लड़ने के बजाय सोवियत संघ पर ध्यान केंद्रित किया, उत्तरी अफ्रीका खो दिया, जो मित्र देशों के बमवर्षक और युद्धपोत के लिए इटली के दक्षिण के खिलाफ एक धमकी बन गया, जिसने सिसिली पर हमले को बढ़ावा दिया और अंततः इटली के मुख्य भूभाग पर ही प्रसारित हुआ। सभी विरोधियों पर वर्षों तक की गई कार्रवाई के बावजूद जुलाई 1923 के अंत तक इटली की फांसीवादी संरचना के भीतर कुछ लोग मुसोलिनी के सिर की मांग कर रहे थे। 24 जुलाई 1953 को फांसीवादी उच्च परिषद, जो युद्ध आरंभ होने के बाद से बैठक नहीं कर पाई थी, ने मुसोलिनी को बुलाकर यह सूचित किया कि अब इटली की सेना के सेनापति के रूप में राजा इमैनुएल तीसरा को नियुक्त किया जाएगा। मुसोलिनी क्रोधित थे, लेकिन और अधिक आने वाला था। अगले दिन राजा ने मुसोलिनी को उनके सभी पदों से मुक्त कर दिया और उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। फिर उन्हें एम्बुलेंस से जेल भेजा गया। इतालवी नेता अब एक मुश्किल परिस्थिति में थे, विशेषकर जब पिएत्रो बादोग्लियो को इटली का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। बादोग्लियो यह जानता था कि बिना मित्र राष्ट्रों के वायु हमलों का सामना किए और सहयोगी सेनाओं के सिसिली से उत्तर की ओर मार्च के बिना इटली अपने वर्तमान मार्ग पर नहीं बना सकती थी। लेकिन उसी समय उन्हें अपने देश में हजारों जर्मन सैनिकों से भी निपटना पड़ा, जो उनके खिलाफ हो जाते अगर वे पक्ष बदल देते। इसलिए बादोग्लियो को हिटलर और फांसीवाद के प्रति अपने समर्थन को खुलेआम मानना पड़ा। वहीं उन्होंने मित्र देशों के साथ शांति संवाद का गुप्त आरंभ किया। सितंबर 1933 तक इन वार्ताओं में इतालवी बेड़े के जितने भी संभव हो सके जहाजों को माल्टा जाने और वहां तैनात रॉयल नेवी को समर्पण करने की योजनाएं शामिल थीं। एडमिरल कार्लो बर्गामिनी सलेर्नो में युद्धपोत रोमा के साथ मित्र देशों की लैंडिंग का विरोध कर रहे थे, जब उन्हें 8 दिसंबर 1934 को शांतिपूर्वक बताया गया कि युद्ध विराम पर सहमति हो गई है। उन्हें 3 युद्धपोतों, 3 क्रूजरों और 8 विध्वंसकों की सेना के साथ माल्टा जाकर समर्पण करने का निर्देश दिया गया और इसलिए 9 सितंबर की आधी रात के बाद उन्होंने बेड़े को समुद्र में बाहर निकाला, इटली को अराजकता में छोड़ते हुए। जैसा कि उम्मीद थी, जर्मनों ने अपने पूर्व सहयोगियों द्वारा गुप्त रूप से पक्ष बदलने को अच्छी तरह से नहीं लिया और इसी तरह कई प्रमुख इतालवी फासिस्ट इस विश्वासघात पर उग्र थे और जल्दी ही लड़ाई छिड़ गई। पूर्व सहयोगियों के बीच बर्गामिनी ने माल्टा जाने के आदेशों के बजाय सार्डिनिया के इतालवी बंदरगाह ला मडेलेना की ओर जाने का निर्णय लिया, जहां राजा इमैनुएल तीसरा को मित्र देशों के साथ युद्ध विराम की शर्तों में एक स्वतंत्र सरकार स्थापित करने की अनुमति थी।
रात भर समुद्री यात्रा के बाद सुबह 600 बजे उनके साथ बंदरगाह से 3 इतालवी क्रूजरों ने मिल गए। जेनुआ से वे कोर्सिका के उत्तर को घूमकर दक्षिण में सार्डिनिया की ओर मुड़ गए। सुबह के शुरुआती घंटों में मित्र देशों के युद्धक विमानों ने रोमा के नेतृत्व में इतालवी बेड़े को देखा, लेकिन हमला नहीं किया, जिसे बरगामिनी ने एक अच्छा संकेत माना। रात भर की समुद्र यात्रा के बाद अगले दिन लगभग 1200 घंटे पर बरगामिनी ने बेड़े को ला मेडेलिना की ओर मोड़ने का आदेश दिया, लेकिन 2 घंटे बाद बंदरगाह जर्मनों के हाथ लग चुका था और अब सुरक्षित नहीं रहा। अब बरगामिनी के पास सिवाय अपने मार्ग को बदलकर और बेड़े को भूमध्य सागर में ले जाकर माल्टा की ओर बढ़ने के कोई विकल्प नहीं बचे थे। 1400 घंटे के कुछ समय बाद इतालवी जहाज की निगरानी करने वालों ने दोहरे इंजन वाले विमानों को अपनी ओर आते हुए देखा। बरगामिनी ने आदेश दिया कि जब तक यह निश्चित नहीं होता कि वे मित्र देशों के थे या जर्मन, तब तक हथियारों का उपयोग नहीं करना चाहिए। फिर भी विमान उनकी बंदूकों की पहुंच से बाहर थे। फिर दोहरे विमानों ने उच्च ऊंचाई से और समुद्र के दूर तक बम गिराना शुरू किया। जो दूरी पर गिरे, विस्फोट होने पर वे बड़े पानी के गुब्बार उठाते, लेकिन इतालवी जहाजों के लिए कोई खतरा पेश नहीं करते। बरगामिनी और अधिकारियों को हमलावर विमानों की रणनीति अचरज में डालती थी, क्योंकि यह उनके मारने की संभावना नहीं दिखा रही थी। उन्होंने इसे जर्मन चेतावनी माना। यदि वे मित्र देशों की ओर बढ़े तो उन्हें डुबाया जाएगा। वास्तव में यह अधिक संभावना है कि ये फ्रिट्ज एक्स बम थे जो किसी भी कारण से ठीक से काम नहीं कर पाए थे। 1530 घंटे पर बमवर्षक पुनः आए और इस बार उन्हें पहचानने में कोई भूल नहीं हुई। निगरानी वालों ने 18,000 फीट पर उड़ते हुए 6 डॉर्नियर डो 217 को पहचाना, जिनमें प्रत्येक के पंखों के नीचे एक बड़ा एकल बम था जो उनके इंजनों और फ्यूजलेज के बीच में स्थित था। पिछले हमले की तरह बरगामिनी इतालवी जहाजों से दूर बमों के गिराए जाने और ऐसी ऊंचाइयों से जो उन्हें लगभग असंभव बना देती थीं, से हैरान थे। इस बार निगरानी करने वालों ने बम के अजीब व्यवहार की सूचना दी। समुद्र में सीधे नीचे गिरने के बजाय वे वास्तव में उनकी ओर ग्लाइड कर रहे थे, सीधे उनकी ओर। पहला फ्रिट्ज एक्स बम युद्धपोत लटोरियो पर गिरा, जिसे हाल ही में इटालिया के नाम से फिर से नामित किया गया। पानी में कुछ ही फीट दूर विस्फोट हो गया, रडर को नुकसान पहुंचाया और जहाज को स्टीयर करने से असमर्थ बना दिया। इटालिया के चालक दल के जहाज पर नियंत्रण पाने की हताश लड़ाई के बीच इतालवी बेड़े के अन्य जहाज यह समझने में हड़बड़ी में थे कि आखिर हुआ क्या था। कुछ पहरेदारों ने बताया कि बम पर पंख लगे हुए थे और वह स्वचालित रूप से इटालिया की ओर बढ़ रहा था, जबकि उतनी ही जिज्ञासा से जिस बमवर्षक ने हथियार लॉन्च किया था, वह अपने हथियार के पानी में लगने तक सीधा और समतल उड़ता रहा, जैसा कि आमतौर पर होता था एक बार जब बमवर्षक ने अपना भार गिरा दिया होता था। सिर्फ 15 मिनट बाद अगला जर्मन बम एक घूमते हुए डोर्नियर से छोड़ा गया, जिसे इटालियन तोपें उसकी दूरी और ऊंचाई पर काम कर रही थीं, तक पहुंचने में असमर्थ थीं। जर्मन बमवर्षक ने लक्ष्य तय करके हथियार को उस तक पहुंचाया। वह लक्ष्य रोमा था। भारी 3100 पाउंड के कवच भेदी निर्देशित बम ने गिरते समय इतनी ऊर्जा प्राप्त की कि जब यह युद्धपोत के पिछले दाहिने ओर मारा तो यह सीधे कवचित डेक के माध्यम से कई और डेक के नीचे से होते हुए खुद जहाज के पतवार को भेद गया। वहां इसने जहाज के कील के नीचे विस्फोट किया, जिसका प्रभाव विनाशकारी था। बॉयलर कक्ष और इंजन कक्ष समुद्री जल से भर गए, जिससे जहाज पर लगे 2 प्रोपेलर अक्षम हो गए, जिससे शक्तिशाली जहाज की गति केवल 12 नॉट्स तक सीमित रह गई, जबकि इलेक्ट्रिकल शॉट्स ने जहाज के पिछले हिस्से में सैकड़ों छोटी आग शुरू कर दी। ज्यादा जर्मन विमानों के आगमन पर इतालवी बेड़े के अन्य जहाजों ने, जो मदद के लिए असमर्थ थे, तेजी से क्षीण होते रोमा को पीछे छोड़ दिया। 7 मिनट बाद जर्मनों ने मरणासन्न युद्धपोत पर दूसरा हमला किया। 1552 घंटे पर रोमा को दूसरा बम लगा। फिर से दाहिनी ओर, इस बार आगे के सबसे इंजन कक्ष के अंदर विस्फोट हुआ और नंबर 1 बुर्ज के लिए मैगजीन में आग लग गई, जिससे पतवार फट गई और अधिक भारी बाढ़ आ गई। कुछ ही पलों बाद नंबर 2 बुर्ज के मैगजीन विस्फोटित हो गए, जिससे पूरा बुर्ज आसमान की ओर उड़ गया और इस प्रक्रिया में आगे का सुपरस्ट्रक्चर नष्ट हो गया। बरगामिनी की मौत हो गई,
जो उनके खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे जर्मन हथियारों का मुकाबला करने में पूरी तरह से असमर्थ थे। ऊपरी डेक पर एक बार सुंदर जहाज जले हुए और मुड़े हुए धातु का एक गड़बड़ था, धुएं और लपटों में घिरा हुआ था, जबकि नीचे पानी 1612 घंटे तक हर डेक पर हर जगह तेजी से भर रहा था। रोमा अपने अंतिम क्षणों में था और धनुष पहले नीचे जाने लगा, इससे पहले कि वह पलट गया और फिर 2 टुकड़ों में टूट गया। 1615 घंटे तक समुद्र की लहरों के नीचे गायब हो गया। अपने 1250 तीन चालक दल को पानी की कब्र में ले जा रहा था। इतालवी बेड़ा आगे बढ़ता रहा। जर्मन हमले ने जिसने उनके ध्वजपोत को नष्ट किया, उससे स्तब्ध था। इससे पहले कि युद्ध का अधिकांश समय माल्टा में मित्र राष्ट्रों द्वारा नजरबंद हो जाता। रोमा हमले के तत्पश्चात फ्रिट्ज एक्स ने फिर से मित्र राष्ट्रों के खिलाफ युद्ध में अमेरिकी क्रूजर यूएसएस सवाना, यूएसएस फिलाडेल्फिया, ब्रिटिश क्रूजर एचएमएस युगांडा और युद्धपोत एचएमएस वॉरस्पाइट पर हमला कर नुकसान पहुंचाया। मित्र राष्ट्र नए जर्मन हथियार से पहले चिंतित थे, लेकिन उन्होंने बाद में इसकी कमियां खोजीं जिनसे इसकी प्रभावशीलता को कम किया जा सकता था। उदाहरण स्वरूप, हथियार के नियंत्रण वाले रेडियो सिग्नल जाम होने लगे, जिससे यह केवल अनिर्दिष्ट बम बन गया। इसका मतलब है कि फ्रिट्ज एक्स ने स्मार्ट हथियारों के उद्भव में सहायता की और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के जन्म, जो आधुनिक संघर्ष का मुख्य घटक है, में भी भूमिका निभाई। हालांकि जर्मनों द्वारा हथियार का पूरी क्षमता के साथ उपयोग करने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा इस तथ्य में निहित थी कि लॉन्च विमान को बम के लक्ष्य पर हिट होने तक सीधा और समतल उड़ान भरनी पड़ती थी, ताकि ऑपरेटर पूरी उड़ान के दौरान लक्ष्य को देख सके। रोमा के डूबने के बाद हर दिन जर्मन लुफ्तवाफे आकाश में गठबंधन सेनाओं को और अधिक स्थान खो रहा था, जो जर्मन हवाई हमलों के खिलाफ लड़ाकू विमानों की लहरें भेज सकते थे। इसलिए सीधे और समतल उड़ान भरने वाले बमवर्षक भारी कवच वाले मस्टैंग्स, हेलकैट्स और स्पिटफायर्स के लिए आसान शिकार थे। अगर फ्रिट्ज एक्स 2 साल पहले सामने आया होता तो यह जर्मन युद्ध प्रयास में कहीं अधिक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता था। जैसा कि यह खड़ा है, इस प्रारंभिक स्मार्ट बम द्वारा रोमा का डूबना आज के अत्यधिक उन्नत, अत्यंत सटीक और असाधारण रूप से घातक प्रेसिजन गाइडेड बमों के लिए ज्वाला को केवल प्रज्वलित किया। और वहां आपके पास युद्धपोत रोमा और स्मार्ट बम के जन्म की कहानी है। नीचे आपके विचार और प्रतिक्रिया छोड़ें, वीडियो को पसंद करें और चैनल का समर्थन करने के लिए सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलूंगा।